जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023, जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 34 तक नहीं देखा होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हो, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्नवालिस, बी है हेस्टिंग्स, सी है बेलेजली और डी है बेंटिंग। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड बेलेजली और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड बेलेजली, बिल्कुल ही सही जवाब है। लॉर्ड बेलेजली से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम सहायक संधि अपनाया गया था। सहायक संधि कब अपनाया गया था? तो 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में सहायक संधि अपनाया गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल जो था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक शासनकाल था। और ये लॉर्ड जो सहायक संधि था ये किस लिए प्रचलित था? तो सहायक संधि उस टाइम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार बहुत ही कम था, तो अपने भारत में विस्तार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक संधि अपनाए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, इलाहाबाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन जो लंबा लिखा गया है, लंबा क्वेश्चन देकर इसको डरिएगा नहीं, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो डिफ़िकल्ट प्रश्न रहेगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सब टाइप के आपको प्रश्न जानने का अधिकार है और जानना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न के अस्थाई बंदोबस्त है, जो कि 1793 के अंतर्गत ज़मींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त आया है, तो अस्थाई बंदोबस्त से एक प्रश्न यहाँ पर सामने आ जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। और 4 प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, खेतिहरों के दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने की नहीं थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? दोनों ऑप्शन में से बताइए 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? तो महायान को बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? स्वर्ण एवं चांदी का, चांदी और ताम्र का, ताम्र और कांसा का, और स्वर्ण और ताम्र का। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो चांदी और ताम्र का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है?
पुष्यमित्र शुंग के लिए, खारवेल के लिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए और सुशर्मन के लिए। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका आंसर क्या है। गुप्तोत्तर यानी गुप्त जो युग था उसके पहले महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था। कनौज में था, उज्जैन में था, धार में था और देवगिरी में था। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कनौज बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुग़ल शासक कौन था। हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था और शाहजहाँ था। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शाहजहाँ बिल्कुल ही सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरें की खुदाई किसने करवाया था। तो जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने ही सर्वप्रथम नहरें की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्लेग उन्मूलन के याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। यानी जब प्लेग पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था उसी के याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कौन से मीनार का निर्माण कराए थे। ऑप्शन नंबर ए है अलाई मीनार, बी है चार मीनार, सी है फतेह बुर्ज और डी है कुतुब मीनार। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है, बिल्कुल ही सही जवाब है। अलाही मीनार, इसके बारे में जान लेते हैं। अलाही मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ये जो कुतुब मीनार है इसी के बगल में कुछ डिस्टेंस पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक मीनार तैयार किया जा रहा था जो कि आधा अधूरी रह गया, जिसका हाइट वर्तमान में कितना है तो 24.5 मीटर है और ये कुछ दूरी के डिस्टेंस पर है कुतुब मीनार से, जिसको अलाही मीनार कहा जाता है। और एक कुतुब मीनार है जिसका दरवाज़ा है, जिसको दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किए थे और उस दरवाज़ा का नाम है वो अलाही दरवाज़ा है, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तुकला का एक रत्न कहा जाता है उसको। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाए थे। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव डाला था, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूर्ण कराया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था। मोहम्मद लोदी, सिकंदर शाह, इस्लाम शाह और दौलत खान लोदी। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंजाब का वह कौन राज्यपाल था जो कि बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था। तो दौलत खान लोदी था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। उस टाइम इब्राहिम लोदी का सरकार था, इब्राहिम लोदी शासक थे और उसी को तीतर बीतर करने के लिए, छीन बीन करने के लिए बाबर को आमंत्रित किए थे। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारा गया था और मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। चौहान की, सिसोदिया की, हाड़ा की और राठौर की। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चित्तौड़गढ़ जो है किस वंश की राजधानी थी। तो ये सिसोदिया वंश की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने कि सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। उरांव, कमार, बैगा और गोंड। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उरांव, बिल्कुल ही सही जवाब है। सरहुल त्यौहार है जो कि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये झारखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है। श्रीलंका को, पाकिस्तान को, बर्मा को और भारत को। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, श्रीलंका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आरोही मतलब क्या होता है। देखिए आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी 1 2 3 4 ये हो गया बढ़ते क्रम। और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, यानी बड़े से छोटे, यानी 5 4 3 2 1 ये हो गया अवरोही क्रम। तो यहाँ पर आरोही यानी छोटा क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल की तरफ हमको बढ़ना है। तो देखिए हम सबसे पहले विश्व का 8 बड़े देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों का पहले नाम बताते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा देश है वो है रसिया। रसिया 1 नंबर पर है। रसिया के बाद से है कनाडा, कनाडा के बाद से है अमेरिका, अमेरिका के बाद से है चीन चाइना, और चाइना के बाद से है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद से है भारत इंडिया, और इंडिया के बाद से है अर्जेंटीना। तो ये 8 सबसे बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसको हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए ये अर्जेंटीना जो है ये 8वें नंबर पर आती है, भारत 7वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर, और ब्राज़ील 5वें नंबर पर। तो ये हो गया यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलहवां प्रश्न है आपके सामने कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, यानी कौन कौन सी नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश में मिलकर और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाती है, तो दोनों नदी मिलकर और मेघना नदी बनाती है, जो कि बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और डी है जब हुआ पूर्ण रूप से बाहर रहित हो जाती है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भार और द्रव्यमान। तो देखिए सभी वस्तु का द्रव्यमान होता है जो कि समान होता है, यानी देखिए जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह समान होता है, क्योंकि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वह कण से मिलकर बना होता है। और जैसे कि यहाँ पर कोई ईंटा है, जितने कणों से मिलकर बना है उसको अगर माउंट एवरेस्ट पर भी ले जाएंगे तो उतना ही कणों के बराबर रहेगा मिलकर बना। उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे उसका भी कण उतना ही रहेगा, उसमें द्रव्यमान में किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं आता है। लेकिन अगर बात करें हम भार का, तो भार हर जगह पर उसका भार बदलता है, क्योंकि ये इसमें गुरुत्वीय जिस बल से पृथ्वी अपने तरफ आकर्षण करता है वहीं भार उसका हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भार हर जगह बदलता है। यहाँ पर जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार में 1/6 की कमी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है, तो उसको हम लेकर चल जाएंगे अगर चंद्रमा पर तो उसका भार हो जाएगा 10 न्यूटन, 1/6 हो जाएगा। तो यानी उसका भार में कमी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सोन नर्मदा और महानदी निकलती है। सोन नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सोन नर्मदा और महानदी तीनों के तीनों अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाए जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हीरक वलय एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है। भूकंप के कारण
जो महासागर में ऊंचे ऊंचे जल तरंगे देखते हैं वो किस कारण से होते हैं, यही आपको बताना है। भूकंप के कारण ऐसा होता है, कि सूर्य के कारण, कि तारों के कारण, कि चंद्रमा के कारण। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चंद्रमा के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, कि बृहस्पति का वलय होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बृहस्पति का वलय होता है, किसका बना होता है बृहस्पति का वलय। जो बृहस्पति का वलय होता है वो सिलिकेटों का बना होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और बृहस्पति ग्रह किसका बना होता है, तो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और बृहस्पति जो ग्रह है आकार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या भी है। नेक्स्ट यहाँ 23वां प्रश्न है आपके सामने, कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तर्केश्वरी सिन्हा और मीरा कुमार। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी मीरा कुमार, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये भारत के 15वें लोकसभा के अध्यक्ष थी। और जो सेकेंड महिला अध्यक्ष बोला जाए तो सुमित्रा महाजन है, जो कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, कि निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। यहाँ पर 4 दिया गया ऑप्शन, आपको बताना है कि इनमें से एक जो कथन असत्य है उसको चुनना है आपको। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप देख लिए होंगे, इसमें से जो असत्य कथन है ये ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर दिया गया है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, ये जो है जो कि बिल्कुल गलत है। मैसूर राज्य का जो नया नाम रखा गया है वो कर्नाटक रखा गया है और ये 1973 ईस्वी में रखा गया। जो कर्नाटक वर्तमान में नाम सुनते हैं, ये पहले उसका नाम मैसूर था और 1973 के बाद इसका कर्नाटक नाम पड़ा था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की टोटल संख्या कितना है, तो 6 है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। पहला अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद से जो छठा है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ये 6 मौलिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था, तो 7 था, उसमें इस संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है और ये वर्तमान समय में मौलिक अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 44वें संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ था, उसी टाइम इसको हटाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, कि संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है। संपत्ति का अधिकार पर, समानता का अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर और मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी। त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में और नई दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में बेंगलुरु में हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र से प्रश्न है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन आएगा? दुगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। और ऑप्शन नंबर डी है, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, अपरिवर्तित रहेगी, बिल्कुल नहीं सही जवाब है। क्योंकि एक दिया हुआ है समय अवधि, उसमें कीमतें और मौद्रिक आय दोनों में ही दुगुनी किया जा रहा है, दोनों में दुगुना किया जा रहा है, इसलिए इसमें अपरिवर्तित रहेगा उसका जो वास्तविक आय रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गर्म मुद्रा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, पिछड़ों देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी देश से पिछड़े हैं उसके लिए रोलिंग प्लान किसने दिया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जी मिर्डल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैसे प्रश्न हम प्रैक्टिस सेट में लेकर आते हैं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने का मिलेगा। आप मैक्सिमम इजी क्वेश्चन आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे, बहुत सारे इजी क्वेश्चन कराया जाता है, तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा आपको मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन देखना है। और वैसा ही प्रश्न हम लेकर आते हैं सेशन में, तो इस टाइप का ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन देगा। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है जो कि देख चुके हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है वो गुरनार मिर्डल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि 1 रुपये का जो नोट होता है इस पर किसका हस्ताक्षर होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, यानी वित्त सचिव का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके अलावा जितने भी नोट है उस पर भारत के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि साधारण या सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है? यानी साधारण या सामान्य जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस प्रकार का लेंस का व्यवहार या प्रयोग किया जाता है? तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वाष्पीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसको कैसे घुमा कर पूछा गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि लोलक घड़ियाँ जो होती है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है गर्मियों में दिन लंबे होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि कुंडली में घर्षण होती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गर्मियों के दिनों में लोलक की लंबाई होती है जो कि बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी जो गति होता है सुस्त हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? हम लोग को पसीना क्यों आता है? अधिक गर्मी होने पर पसीना क्यों आने लगता है? बताइए जल्दी से 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए पसीने आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जब डेंगू बुखार होता है तो शरीर में किसकी कमी होने लगती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न इसमें लिया गया है सभी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगा आपके एग्ज़ाम में। तो जब डेंगू बुखार हो जाता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयुक्त होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
कौन सा वनस्पति तेल है जो कि हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल स्याही जो होता है किसके द्वारा बनाई जाती है? फिनॉल के द्वारा, एनिलीन के द्वारा, कांगो रेड से और इयोसिन से। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाल स्याही किसके द्वारा बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इयोसिन के द्वारा, जो भी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है? यहाँ पर नमक नहीं बल्कि जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है, जिसका निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उस तत्व के बारे में आपको बताना है जो कि जिसका प्रयोग जिप्सम नामक खनिज में भी होता है और सबसे अधिक उद्योग में उसका प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है? तो CaSO4। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। जल्दी से बताइए यहाँ पर मिट्टी के तेल के लिए ही लागू नहीं होता है बल्कि सभी पदार्थ के लिए लागू होता है कि वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है। तो जब कोई वस्तु का घनत्व जो रहता है वो पानी के घनत्व से अगर कम रहेगा तो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगा, अगर पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। यही कारण है तेल के साथ, यानी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है इसलिए वो तैरेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? जो कैमरा होता है उसमें किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ाना घटाना नेत्र की कौन सी मांसपेशियों की सक्रियता से होती है? यानी फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना, इसको नियंत्रण करना किसका काम होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिलियरी मांसपेशिया का ये काम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारत रत्न की आकृति कैसी होती है? जो भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसका आकृति कैसा होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भारत रत्न होता है उसका जो आकृति होता है वो पीपल के पत्ते जैसी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई? तो भारत रत्न 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को दिया गया था और सर्वप्रथम किसे दिया गया था भारत रत्न? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है हुबली, सी है चेन्नई और डी है सिकंदराबाद। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हुबली बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद ही प्रचलित प्रश्न है, VVI प्रश्न। यहाँ पर पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और 50वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हिंदी माह का नाम नहीं है? हिंदी जो माह है जो कि 12हों का नाम बता देते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। ये 12 माह होता है हिंदी में। इसमें से बताना है कौन से? तो आश्विन, सावन भी है, भाद्रपद जिसको भादो इसे नॉर्मली बोलते हैं, भाद्रपद भी है, ज्येष्ठ है भी है, कनिष्ठ नहीं होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं यानी कनिष्ठ बिल्कुल ही सही जवाब है।
तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।